हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनको डिस्कस किया है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें पता है कि एक ही तत्व बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है, क्योंकि ये एलिमेंट परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो हमें क्या करना है, सारे तत्वों के लिए एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है और उस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। और इसके लिए भी पर्टिकुलर हम एक 3D सीरीज को लेकर के डेप्थ में स्टडी करेंगे। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जितने भी तत्व हैं, उन तत्वों की हम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट लेंगे और ये पता करेंगे कि किसकी +2 ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे इन सब की हम +3 भी लेंगे और ये पता करेंगे कि इसके लिए +3 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब 3D सीरीज के सभी मेंबर्स की एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करने जा रहे हैं और उस ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी में कौन से फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है वो भी हम यहाँ पता करने जा रहे हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने बारी बारी से एक बात बताई थी कि किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो उसको मेनली कंट्रोल करते हैं। तो हम इनकी थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी की, यानी एनर्जी के हिसाब से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है कौन सा कम स्टेबल है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इस स्टेबिलिटी को हम एक टर्म के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं और वो टर्म है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ी डिटेल से बड़ी डेप्थ से हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं उसको एक सिंपल से सिंपल वे में आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सिंपल वे क्या है, देखिए इसमें दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रोड और एक है पोटेंशियल। ठीक है, दो टर्म यहाँ पर हमारे पास है, एक इलेक्ट्रोड है और एक पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड का तो क्या मतलब है, इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ऐसा कोई भी पात्र या ऐसी कोई भी व्यवस्था जहां पर किसी एक ही पदार्थ की ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों प्रजातियां हो, जिसमें उसी पदार्थ की अमीर प्रजाति भी हो और उसी की गरीब प्रजाति भी हो, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। और पोटेंशियल का मतलब होता है विभव या पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, सामर्थ्य। तो ये क्या बीमारी है, एक बार इलेक्ट्रोड आपके समझ में आई और विभव का मतलब क्षमता हमारे यहाँ समझ में आई, तो उसको मैं यहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज मेरे पास एक उपकरण है, ये बीकर है। इस बीकर में मैंने जल में Cu+2 आयनों को घोल रखा है, तो ये कॉपर के गरीब आयन हो गए। और फिर इसी के अंदर एक कॉपर की प्लेट को डाल रखा है। तो यहाँ पर कॉपर दो रूपों में मेरे पास प्रेजेंट है। प्लेट पर जो कॉपर है वो तो अमीर कॉपर है, प्लेट पर जो कॉपर है वो तो अमीर है, और पानी में जो कॉपर है वो गरीब है। तो ये तो अब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तभी ये बनी होगी। तो ये तो अपचयित प्रजाति है, अपचयित प्रजाति है। और दूसरा वाला जो है ये Cu+2 आयन है, ये गरीब है। ये इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में बना था, ऑक्सीकरण के बाद में बना था, तो इसको हम कौन सी प्रजाति बोलते हैं, ऑक्सीकृत प्रजाति है। और अगर एक ही पदार्थ की दोनों प्रजातियां एक साथ हो, ऑक्सीकृत प्रजाति और अपचयित प्रजाति एक साथ हो, तो उसको कह दिया जाता है इलेक्ट्रोड। क्या बोल देते हैं उसको, इलेक्ट्रोड। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया। अब ये जो कॉपर का इलेक्ट्रोड बन गया, इसमें इस प्लेट पर बैठा हुआ अमीर कॉपर अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करके और पानी में चला जाए, यानी Cu+2 बना ले, यानी दोनों प्रजातियां थी, लेकिन अगर कॉपर का मन ये है कि मैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके Cu+2 बना दूं, तो इसका मतलब है यहां इस अमीर के बजाय इसकी गरीब प्रजाति ज्यादा स्थायी है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण ज्यादा पसंद करता है। तो इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीकृत होने की जो क्षमता है उसे इसका ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे हम। कौन सा विभव बोलेंगे, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है इलेक्ट्रोड की क्षमता,
अब क्षमता किसकी होती है इलेक्ट्रोड की, या तो इलेक्ट्रॉन लेने की या इलेक्ट्रॉन देने की। तो ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण की जो क्रिया हो रही है उसकी क्षमता क्या है। मैं ये पता करना चाहूं कि ये इलेक्ट्रॉन त्याग, यहाँ पर जो कॉपर है कोई इलेक्ट्रॉनों को तो त्याग करके बाहर भेज दे, किसी को जरूरत हो तो, किसी को भी जरूरत है इधर किसी को हम कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को तो वो खुद ले लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता रखता है, तो हम कहेंगे कि इसका ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा है, यानी ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीकरण पसंद करता है। और इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे, इसे प्रदर्शित करेंगे E0 Cu। पहले क्या था, ये Cu था, और अब ये क्या बन गया, अब ये Cu+2 बन गया। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रोड में होने वाली ऑक्सीकरण अभिक्रिया की क्षमता को पहचानना है तो वहां ऑक्सीकरण की क्रिया को ई के नीचे लिख देंगे, पहले वो क्या था, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में वो कौन सी प्रजाति बन जाएगी, ये हम यहाँ लिख देते हैं। और इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, अगर ये वैल्यू माइनस में आ रही है, माइनस में आ रही है, इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकरण हाइड्रोजन से कम पसंद है। ये हाइड्रोजन के साथ कंपेयर किया जाता है, मैं पूरी डिटेल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताऊंगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कॉपर को इलेक्ट्रॉन निकालना हाइड्रोजन से कम पसंद है। समझ में आ गई कहानी। ऐसे ही दूसरा काम क्या हो सकता है कि यहाँ ये जो Cu+2 है, ये Cu बनना ज्यादा पसंद करते हो, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, अपचयन क्रिया होगी। तो ऐसी स्थिति में Cu+2 को 2 इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन कौन देगा, बाहर से कोई दूसरा भाग जो जुड़ा हुआ होगा, वो एक इलेक्ट्रोड आधा सेल ही होता है, एक और इलेक्ट्रोड होता है, 2 इलेक्ट्रोड मिलके पूरा सेल बनते हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को ये Cu+2 ले लेगा इस छड़ पर आकर के, और Cu बन जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ अपचयन की क्रिया हो रही है, और अपचयन कितना पसंद है इसको, इसके लिए इसका हम अपचयन इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करते हैं, अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड विभव। तो किसी भी इलेक्ट्रोड की 2 विभव हो सकते हैं, एक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव हो सकता है और एक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव हो सकता है। मैं पहले केवल इलेक्ट्रोड विभव को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E0 पहले ये क्या था, Cu+2 था, अब ये क्या बन गया, ये Cu बन गया। तो अपचयन इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या आएगा, ध्यान दीजिए, एक इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीकरण विभव का मान आता है वो अपचयन का आता है, सिर्फ उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अगर वो माइनस आ रहा था तो वो प्लस आ रहा है। समझ में आ गई कहानी, क्लियर हो गई चीज। और अपचयन विभव अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब इसकी अपचयित होने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा है। अगर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक आए, इसका सीधा सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा, हाइड्रोजन से कंपेयर होता है। और अगर ये विभव माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन से वो काम कम पसंद करता है। तो अगर ऑक्सीकरण विभव माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीकरण क्रिया हाइड्रोजन से कम पसंद है। और अगर अपचयन माइनस में आ रहा है तो अपचयन फिर हाइड्रोजन से कम पसंद है, अपचयन प्लस में आ रहा है तो फिर हाइड्रोजन से ज्यादा पसंद है। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। एक बेसिक सी बात आपको पता चली, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, विभव का मतलब सामर्थ्य है, इलेक्ट्रॉन लेने के या देने के। तो 2 प्रकार के विभव होते हैं, एक ऑक्सीकरण विभव होता है, एक अपचयन विभव होता है। एक इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीकरण विभव का मान और अपचयन विभव का मान हमेशा समान होता है, सिर्फ चिन्ह बदलते हैं। मानक परिस्थितियों में उसका जो अपचयन विभव होता है वही उसका ऑक्सीकरण विभव होता है, केवल हम उसका क्या बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। अगर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है तो हम इसे अपचयन समझेंगे, ऑक्सीकरण लिखा हुआ तो ऑक्सीकरण समझेंगे। लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ, केवल इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है तो IUPAC ने अपचयन विभव को मान्यता दी है और हम उसे अपचयन इलेक्ट्रोड विभव समझेंगे। और अधिकांश जगह पर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की ही चर्चा होगी, इसलिए हम यहाँ भी इस चैप्टर में भी जब बात करेंगे तो हम ज्यादातर अपचयन इलेक्ट्रोड विभव की ही चर्चा कर रहे होंगे। क्लियर हो गई कहानी। तो ये तो मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रोड विभव को एक्सप्लेन किया है। अब हम इलेक्ट्रोड विभव को किस में काम लेने वाले थे, हम काम लेने वाले थे कि 3D सीरीज में। कौन से सीरीज में, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी ज्यादा स्टेबल है, किसकी कम स्टेबल है। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं 3D सीरीज के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलवाना। देखिए किसको ज्यादा पसंद है। अब इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वो धातु उठानी पड़ेगी। सपोज हमने एक धातु ले ली और ये जो धातु है वो M है,
ये धातु ठोस अवस्था में मिलेगी आपको। सबसे पहले आपको एक ठोस धातु लेकर के और उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले उसे गैसीय अवस्था में बदलना पड़ेगा। तो ठोस को मैं किस में बदल देता हूं, ठोस धातु को मैं गैस में बदल लेता हूं। ये केवल आपने एक छोटा इलेक्ट्रॉन निकालना स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास कोई भी धातु का टुकड़ा था, गर्म किया, वो गैसीय परमाणु में बदल गया, यानी ये कैसा प्रक्रम हुआ, ये एंडोथर्मिक प्रक्रम हुआ। फिर सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो M+ बन जाएगा और ये गैसीय अवस्था में चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फिर वो क्या किस में बदल जाएगा, वो M+2 में बदल जाएगा। हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके चेक कर रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कोई भी धातु, यहाँ तो खैर हम इलेक्ट्रॉन हम एनर्जी दे रहे हैं, बाकी कोई भी धातु अगर वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करके, कोई भी धातु का टुकड़ा बड़ा है, ये धातु का टुकड़ा वातावरण से ऊर्जा लेकर के गैसीय अवस्था में जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो वैसा करेगा क्यों। मान लो यही धातु का टुकड़ा है, इसकी एनर्जी लेवल ये है, इसको जैसी एनर्जी मिलेगी ये गैस बन जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इससे तो इसकी ऊर्जा बढ़ रही है। और अगर इसकी ऊर्जा बढ़ रही है तो ये तो अस्थायी हो रहा है, तो फिर ये अपनी ऊर्जा क्यों बढ़ाना चाहता है। तो ये इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं धातु ठोस से गैस बन के एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसके बाद जो द्विधनाविशित आयन बनेगा, ये द्विधनाविशित आयन या तो किसी ऋण आयन के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके जालक ऊर्जा के रूप में अपनी ऊर्जा को काफी कम कर लेगा, यानी मूल से कम चला जाएगा, स्थायी हो जाएगा। यानी ये जो द्विधनाविशित आयन है, ये द्विधनाविशित आयन ऋण आयन के साथ जुड़ करके जालक ऊर्जा के रूप में अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल लेगा और वापस स्टेबल होगा। या फिर ये द्विधनाविशित आयन जल के अणुओं के साथ जुड़ करके जलयोजन ऊर्जा के रूप में अपनी ऊर्जा को कम करेगा। तो द्विधनाविशित आयन गैसीय अवस्था में नहीं रहता, ये या तो दूसरे आयनों के साथ मिलकर के ठोस बन जाता है या जल के अणुओं के साथ जुड़ करके जलयोजित हो जाता है, किसी दूसरे विलायक के अणुओं के साथ जुड़कर विलायक योजित हो जाता है। तो कुछ ना कुछ वो आगे करता ही है। यहाँ हम सभी के लिए कॉमन सा ले रहे हैं क्योंकि ऋण आयन किसी के पास कौन सा आएगा, किसी के पास कौन सा आएगा, तो अलग अलग ऊर्जा निकलने की संभावना है। तो हम यहाँ एक कॉमन चीज लेते हैं, सबको जल के अणु देते हैं, यानी जल योजन करवाते हैं, हम जलीय विलयन में स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो ये जो द्विधनाविशित आयन है, ये फाइनली क्या होगा, जल के अणुओं के साथ जुड़ करके और जल योजित हो जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ निकल करके आएगी। तो 3 स्टेप ऐसे होंगे जो एंडोथर्मिक होंगे और एक स्टेप ऐसा होगा जो एक्सोथर्मिक होगा। अब स्टेप नंबर 1, ये जो पहली स्टेप है, इसमें आपने ठोस से गैस बनाया, इसमें जो ऊर्जा लगी उस ऊर्जा का नाम क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ठोस को गैस बनाने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। ये एक बिल्कुल सिंपल सी कहानी है। और ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के अलावा हम और क्या कह सकते हैं, इसी को कणन एंथैल्पी भी कह सकते हैं, क्योंकि कणन एंथैल्पी की डेफिनेशन आपने थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़ रखी है। और वो ये होती है कि किसी भी ठोस को या द्रव हो, किसी भी गैस, कुछ भी हो या, लेकिन उसी गैसीय परमाणु में बदलने में जो ऊर्जा लगती है, कणन एंथैल्पी में उत्पाद देखा जाता है कि गैसीय परमाणु हो, चाहे से वो ठोस से गैसीय परमाणु हो, द्रव से गैसीय परमाणु हो, गैस के अणु से गैसीय परमाणु बने हो, उसमें जो ऊर्जा लगती है उसे कणन एंथैल्पी कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एटोमाइजेशन H से, और इसी को ऊर्ध्वपातन भी कहेंगे क्योंकि ठोस से सीधा ही गैस बन रहा है। और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, डेल्टा सब्लिमेशन, डेल्टा सब्लिमेशन H से। ओके, तो ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 एंडोथर्मिक प्रोसेस हमें पता है। स्टेप 2 में आप आइए, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रथम आयनन ऊर्जा। पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो प्रथम आयनन ऊर्जा होगी। और प्रथम आयनन ऊर्जा को किससे प्रदर्शित कर देंगे, हम इसको प्रदर्शित कर देंगे डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ओके, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसे क्या कह देंगे हम, द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो इसमें आयनन ऊर्जा का खर्चा होने वाला है, 2 बार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहाँ उसकी ऊर्जा बढ़ती ही जाएगी। ये जो द्वितीय आयनन ऊर्जा है इसको हम लिख देंगे डेल्टा आयोनाइजेशन एनर्जी 2H0। ओके, और फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि वो जो प्रजाति बन रही थी, जो द्विधनाविशित प्रजाति हमें मिल रही थी, ये गैसीय आयन था,
ये जल के साथ जुड़ेगा, जल के साथ जुड़ेगा तो ऊर्जा बाहर निकलेगी, और जो ऊर्जा बाहर निकलेगी उसे हम कहेंगे जल योजन ऊर्जा, यानी डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी। ओके, तो इसको डेल्टा हाइड्रेशन एंथैल्पी से हम बोल देंगे। तो एक धातु एक द्विधनाविशित जो आयन बनाती है, जलीय द्विधनाविशित आयन बनाती है, उसमें कुछ स्टेप्स काम आते हैं। एक स्टेप उसका ऐसा होता है जिस स्टेप में वो ऊर्जा लेकर के गैसीय अणुओं में बदलता है, और वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो। फिर वो ऊर्जा लेकर के एकल धनाविशित आयन बनाता है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। फिर वो द्विधनाविशित आयन बनाता है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन फाइनली जल जुड़ने से ऊर्जा बाहर निकल जाती है, तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आपको पता है ऊर्जा बाहर निकलेगी तो उससे स्थायित्व आएगा। तो कोई भी धातु का द्विधनाविशित आयन तब ज्यादा स्थायी होगा जब बहुत ज्यादा ऊर्जा बाहर निकले, यानी उस द्विधनाविशित आयन की जलयोजन ऊर्जा बहुत उच्च हो, प्लस उसके लिए कणन एंथैल्पी, प्रथम आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा, इनके मान कम हो। तो जब आयनन ऊर्जा के मान कम होते हैं, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी के मान कम होते हैं, और जलयोजन ऊर्जा के मान ज्यादा होते हैं, तो बनने वाला द्विधनाविशित आयन ज्यादा स्थायी होता है। मतलब उसको ऑक्सीकरण की क्रिया ज्यादा पसंद होती है, मतलब उसका ऑक्सीकरण विभव बहुत ज्यादा धनात्मक आता है। ऑक्सीकरण विभव ज्यादा धनात्मक आए, इसका मतलब ऑक्सीकृत होना उसको पसंद है। हाइड्रोजन की तुलना में बहुत आसानी से वो ऑक्सीकृत हो जाएगा, हाइड्रोजन की आसानी की तुलना में आसानी से वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। समझ में आ रही है पूरी कहानी? हाइड्रोजन की तुलना में ही वो अच्छा चायक होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला होगा। कंपेयर हमें हाइड्रोजन से ही करना है। तो यहाँ पे ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर के 3 प्रकार की ऊर्जाओं का योगदान होता है। पहली जो ऊर्जा है वो पहली ऊर्जा है कणन एंथैल्पी या ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें निकल करके आने वाली है। एक तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का रोल होता है, दूसरा जो रोल है वो दूसरा रोल आ रहा है आयनन ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा का? आयनन ऊर्जा का। और तीसरा जो रोल आ रहा है वो तीसरा रोल आ रहा है जलयोजन एंथैल्पी का। कौन सी एंथैल्पी का? वो आ रहा है जलयोजन एंथैल्पी का। ये पूरी कहानी यहां आ गई। और इसमें हमने M धातु जो थी, उस धातु से वो द्विधनाविशित आयन जो बन रहा है, इसकी क्षमता का पता लगाया। और इसकी क्षमता का पता लगाया तो ये हो गया इसका ऑक्सीकरण विभव, मानक ऑक्सीकरण विभव। और मानक ऑक्सीकरण विभव मोस्टली 3D सीरीज की जितनी भी धातुएं थी उनके लिए पॉजिटिव आया। क्या आया उनके लिए? पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया। कौन आया पॉजिटिव? उसका ऑक्सीकरण विभव धनात्मक आता है। 3D सीरीज के लिए जब प्रैक्टिकली ये चीजें निकाली गई तो ये पॉजिटिव वैल्यूज आ रही थी, पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी। इसका मतलब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करके द्विधनाविशित आयन में जाना चाहता था, और धातु अपने ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में H+ को दे सकता है, क्योंकि तुलना में हाइड्रोजन से ही करनी है। किससे तुलना करनी है? हाइड्रोजन से। इसका मतलब हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रोड में और धातु वाले इलेक्ट्रोड में धातु के इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि धातु का ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव है। तो धातु वाले में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, हाइड्रोजन में लेना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन में गरीब प्रजाति कौन है? H+, तो वो इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बनाएगी। इसका मतलब जिनके लिए ऑक्सीकरण विभव पॉजिटिव होते हैं वो H+ को H2 में बदल देता है, और H+ अम्लों में पाया जाता है। इसका मतलब अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त कर देता है। तो जिनके लिए, ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा यहां से, अगर किसी भी धातु के लिए या किसी भी पदार्थ के लिए ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है, इसका मतलब है उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और वो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। और उन इलेक्ट्रॉनों को किसको लेना पड़ेगा? उनको हाइड्रोजन को तो लेना ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विभव 0 माना जाता है। तो हाइड्रोजन का विभव 0 और इनका प्लस में, तो यहां पर ऑक्सीकरण पहले होगा,
इस धातु के पास ऑक्सीकरण पहले होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन पहले धातु के निकलेंगे तो फिर हाइड्रोजन को तो लेने ही पड़ेंगे, तो H+H2 बना लेगा लेकर के। तो धातुएं जिनके लिए ऑक्सीकरण विभव धनात्मक आता हो, वे सभी पदार्थ जिनके लिए ऑक्सीकरण विभव धनात्मक आता हो, वो सभी अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करने में सक्षम होते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत आपको? मेरे हिसाब से भी यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और धातु के इस ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव पर कंट्रोल करने वाले कौन कौन से कारक हैं? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा में देखनी पड़ेगी, आयनन ऊर्जा में देखनी पड़ेगी और जलयोजन ऊर्जा में देखनी पड़ेगी। अब देखिए ये जो ऑक्सीकरण विभव है, ये ऑक्सीकरण विभव एस ब्लॉक के लिए भी धनात्मक आता है। एस ब्लॉक के लिए तो ये हमेशा ही धनात्मक आता है। तो एस ब्लॉक की धातुओं के लिए ऑक्सीकरण विभव धनात्मक आ रहा है। ऑक्सीकरण विभव धनात्मक आ रहा है, इसका मतलब एस ब्लॉक की धातुएं बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है। और बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग देती है? क्योंकि एस ब्लॉक की धातुओं की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा बहुत कम होती है, आसानी से वो वाष्पावस्था बदल जाते हैं, गलनांक क्वथनांक कम होते हैं। और एस ब्लॉक में आपको पता है क्षार धातुएं तो केवल एक आयनन ऊर्जा, क्षार मृदा धातुएं तो दो आयनन ऊर्जा वहां होगी, तो उनके मान काफी कम होते हैं और उनकी जलयोजन एंथैल्पी काफी ज्यादा हो जाती है। इसलिए एस ब्लॉक वाले बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उनका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होता है तो अपचायक कहलाते हैं। तो एस ब्लॉक की धातुएं बहुत अच्छी अपचायक है। लेकिन जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो डी ब्लॉक में भी ऐसी बात नहीं है। डी ब्लॉक के लिए भी ज्यादातर ये धनात्मक आता है। डी ब्लॉक में अधिकांश धातुओं के लिए ऑक्सीकरण विभव अधिकांश धातुओं के लिए धनात्मक होगा। लेकिन ये जो धनात्मक मान है, ये धनात्मक मान एस ब्लॉक की धातुओं से कम होगा। अधिकांश धातुओं के लिए क्या आएगा? ये अधिकांश धातुओं के लिए धनात्मक होगा। और अधिकांश धातुओं के लिए जब धनात्मक होगा, इसका मतलब एस ब्लॉक में भी इलेक्ट्रॉन त्यागना तो पसंद है, तो इसका मतलब एस ब्लॉक की धातुएं डी ब्लॉक वालों को भी इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद है, तो डी ब्लॉक की धातुएं भी ऑक्सीकृत होना चाहती है, मतलब ये भी बहुत अच्छी अपचायक है। तो एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की धातुएं अच्छी अपचायक होती है क्योंकि उनका ऑक्सीकरण विभव धनात्मक होता है। समझ में आ गई कहानी? लेकिन डी ब्लॉक वालों के लिए उतना ज्यादा धनात्मक नहीं आता क्योंकि हमें पता है डी ब्लॉक वालों के गलनांक क्वथनांक एस ब्लॉक से ज्यादा होते हैं। नोट किया था आपने? ये गलनांक क्वथनांक भी बताया था मैंने। डी ब्लॉक की आयनन ऊर्जा का मान एस ब्लॉक से बहुत ज्यादा होता है और डी ब्लॉक की धातुओं के लिए जलयोजन ऊर्जा का मान भी उतना उच्च नहीं होता जितना होना चाहिए। तो डी ब्लॉक की धातुओं के लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का उच्च मान और आयनन ऊर्जा का उच्च मान इनको थोड़ा कमजोर अपचायक बना देता है एस ब्लॉक की तुलना में। अगर ये क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा इस बात को। क्या कारण है कि एस ब्लॉक की धातुएं डी ब्लॉक की धातुओं से अच्छी अपचायक है? तो उसका रीजन हम क्या बताएंगे? एस ब्लॉक की तुलना में डी ब्लॉक की धातुओं में खर्चा ज्यादा हो रहा था। उनकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा के मान उच्च होते थे, जिस कारण से उनका ऑक्सीकरण विभव उतना धनात्मक नहीं आता डी ब्लॉक का जितना एस ब्लॉक का आता है। समझ में आई ये कहानी? अच्छा, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीकरण विभव की वैल्यू आपको पता है तो अपचयन विभव तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? अगर आप अपचयन की बात करोगे M+2/M, इसकी बात करोगे तो ये चिन्ह ही तो बदलेगा और वो किस में आ जाएगा? नेगेटिव में आ जाएगा। तो एस ब्लॉक के लिए आप देखिए अपचयन विभव ऋणात्मक होता है। डी ब्लॉक के लिए भी अधिकांश के लिए ऋणात्मक, क्योंकि अधिकांश के लिए ऑक्सीकरण धनात्मक है तो अपचयन विभव ऋणात्मक होगा। अगर ऑक्सीकरण धनात्मक हो और अपचयन ऋणात्मक हो, क्योंकि ऑक्सीकरण धनात्मक है तो अपचयन ऋणात्मक हो गई, तो इसका मतलब है ये पदार्थ अच्छे अपचायक होते हैं। अच्छे अपचायक होने के लिए क्या जरूरी है वो आप समझ लीजिए। अच्छे अपचायक होने के लिए अपचयन विभव ऋणात्मक होना जरूरी है। समझ में आ रही कहानी? और ऑक्सीकरण विभव का धनात्मक होना जरूरी है, जो कि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की धातुओं के लिए होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता में किस किस का रोल ज्यादा है? तो उसमें मोस्टली इन तीन ऊर्जाओं का रोल होता है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा। समझ में आ रही कहानी? अब
इसी के साथ एक रोल जिसका हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कई बार दो इलेक्ट्रॉन निकालने से स्थायी विन्यास आ जाता है, तो स्थायी विन्यास आ जाता है तो फिर हम वहां इन ऊर्जा की जगह उस विन्यास को डोमिनेंट फैक्टर मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि विन्यास ही सब कुछ है, ये एक भ्रम हमारे सामने पैदा हो जाता है। जैसे जिंक के लिए मैं बात करूं, जिंक के लिए Zn से Zn+2 बनने में बहुत सुविधा है, और वो सुविधा हम इसी से जोड़ देते हैं कि Zn+2 का विन्यास D10 है, तो इससे वो स्थायी विन्यास हुआ, तो इसलिए काम जल्दी हुआ होगा। जबकि वास्तविकता क्या है, अगर ये काम जल्दी हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है ये खर्चा कम था और जलयोजन ऊर्जा ज्यादा निकली थी। समझ में आई? अगर Zn से Zn+2 आसानी से बना है, इसका मतलब जिंक की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कम होगी, और आपको पता है जिंक में D10 विन्यास होने से बहुत दुर्बल धात्विक बंध होते हैं। जिंक की आयनन ऊर्जा ही कम होगी, जिंक की शायद जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होगी। लेकिन अब ये आंकड़े हमारे पास नहीं होते तो फिर हम क्या करते हैं, हम सैद्धांतिक बातें करना चालू कर देते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल तो कर ही नहीं सकते। हम जिंक लेकर के बैठे हैं, उसमें ऊर्जा देकर के Zn+2 बनाना, पानी में उसको हाइड्रेट करवाना, इतना हमारे पास कुछ होता नहीं, तो हम थ्योरेटिकल बातें करते हैं और किसी ऐसी चीज से जोड़ लेते हैं जो हमने पीछे सीख रखा है। और हमने ये सीख रखा है कि D10 विन्यास स्थायी है, तो जिंक के लिए संयोगवश देखिए क्या हो रहा है, जिंक के लिए संयोगवश ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जाओं का मान कम और जलयोजन ऊर्जा का मान ज्यादा होने से Zn+2 तेजी से बना लेता है, जिसे हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जोड़ करके क्लियर कर देते हैं कि Zn+2 में D10 होने के कारण ये जल्दी बना होगा। स्थायी विन्यास के कारण जिंक जल्दी Zn+2 बनाया होगा, लेकिन वास्तविकता अलग थी। बट वो वास्तविकता प्रैक्टिकली उसे कभी भी फील नहीं कर पाते हैं, तो उसे उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जोड़ दिया जाता है। तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर ले, दिमाग में सेट कर लें कि हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जोड़ करके आंसर देते हैं वो संयोगवश उसी क्रम का होता है। Mn से Mn+2 बनना, ध्यान दो, Mn से Mn+2 बनना बहुत आसानी से होता है, जिसे इस फैक्टर से क्लियर कर दिया जाता है कि Mn+2 का स्थायी D5 विन्यास है। समझ में आ रही कहानी? लेकिन वास्तव में क्या था कि Mn की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कम थी, आपको पता हो तो Mn में दुर्बल धात्विक अन्योन्य क्रिया होती है स्थायी विन्यास के कारण। Mn की आयनन ऊर्जा ही कम हुआ करती थी और Mn+2 की जलयोजन ऊर्जा ज्यादा थी, इसलिए Mn से Mn+2 जल्दी बना। लेकिन हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जोड़ दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझना आसान है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही एकमात्र कारण हो तो फिर मेरे को यह बताइए, पानी में Cu+1 ज्यादा स्थायी होगा या Cu+2? अगर पानी में मैं Cu+1 को रख दूं, किसको रख दूं? ध्यान दीजिए यहां पर, अगर मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खूब एग्जाम में आता है ये, मैं Cu+1 इसकी बात करूं, Cu+1 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 है, इस Cu+1 और Cu+2 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D9 है, तो बताइए ज्यादा स्थायी कौन होना चाहिए? ज्यादा स्थायी तो D10 होना चाहिए, लेकिन नहीं, पानी में Cu+1 Cu+2 में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? इसे हम अब एनर्जेटिक से समझेंगे कि Cu+1 को Cu+2 बनने में जिस ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी उस ऊर्जा को हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा। Cu+1 की आयनन ऊर्जा होगी, वो क्या होगी? उसकी आयनन ऊर्जा होगी। समझ में आ गई कहानी? और इस आयनन, यहां जो ऊर्जा लगेगी Cu+1 को, गैसीय Cu+2 बनने में जो ऊर्जा लगेगी वो आयनन ऊर्जा तो होगी। लेकिन अब ये जो Cu+2 था ये जल से जुड़ेगा, और जल से जुड़ेगा तो जो जलयोजन ऊर्जा बाहर निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जलयोजन ऊर्जा बाहर निकलेगी और Cu+2 हाइड्रेट हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, Cu+1 को Cu+2 बनने में अगर 100 जूल लग रही है तो फिर उसके जलयोजन से 500 बाहर निकल रही है।
तो जलयोजन Cu+2 की जलयोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है, जो Cu+1 की आयनन ऊर्जा को प्रति संतुलित कर देता है। इसलिए जलीय विलयन में Cu+1 D10 विन्यास होते हुए भी स्थायी नहीं है, और ये Cu+1 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cu+2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cu+2 में। Cu+1 का जलयोजन बहुत कम होता है, Cu+2 का बहुत ज्यादा होता है, इसलिए Cu+1 किस में चला जाता है? Cu+2 में। तो इससे एक चीज आपके माइंड में सेट होनी चाहिए अब, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी में एनर्जेटिक्स का रोल है, इसलिए उसे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। ऊर्जा के आधार पर स्टेबिलिटी की बातें चला करती है। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी मेरे हिसाब से आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए, क्यों पूरा खेल चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए बातें की कि डी ब्लॉक के जितने भी 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज के एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ऑक्सीकरण विभव के पॉजिटिव होती है, और अपचयन विभव की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव होती है। अब मैं एक बार 3D सीरीज के लिए इसको थोड़ा सारी वैल्यूज को 1 by 1 आपको बता ही देता हूं, ठीक है, क्योंकि एक सीधा क्वेश्चन यहां से आता है, तो हम एक बार उसमें कॉन्फिडेंट रहे। देखिए, स्कैंडियम के लिए E0m+2/m का मान निकाला ही नहीं जाता, क्योंकि स्कैंडियम में m+2 स्टेबल नहीं है, तो इसकी कोई वैल्यू यहां नहीं होगी। स्कैंडियम का द्विधनाविशित आयन होता ही नहीं, आपको पता है स्कैंडियम तो एक ही ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, और वो होता है +3, इसलिए यहां तो हम कोई बात करने वाले हैं नहीं। टाइटेनियम से ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। टाइटेनियम के लिए इसकी वैल्यू -1.63 वोल्ट है, इसका मतलब इसका अपचयन विभव माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण विभव प्लस में आएगा, इसका मतलब ऑक्सीकरण इसको पसंद है, तो टाइटेनियम ऑक्सीकृत होना चाहता है, तो टाइटेनियम ऑक्सीकृत होना चाहता है, तो टाइटेनियम एक अच्छा अपचायक हो गया। ऐसे ही वेनेडियम की जब आप बात करोगे, तो वेनेडियम के लिए जो वैल्यूज आने वाली है आगे, वो वैल्यू यहां पर आने वाली है -1.18 वोल्ट, ये वोल्ट में है। क्रोमियम के लिए वैल्यू -0.90 वोल्ट, Mn के लिए -1.18 वोल्ट, आयरन के लिए वैल्यू आएगी -0.44 वोल्ट, कोबाल्ट के लिए वैल्यू आएगी -0.28 वोल्ट, इस निकिल के लिए -0.25 वोल्ट, कॉपर के लिए +0.34 वोल्ट, और जिंक के लिए वैल्यू आने वाली है -0.74 वोल्ट, 76 वोल्ट सॉरी। अब यहां इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि अपचयन विभव ज्यादातर का माइनस है। कॉपर को छोड़ दीजिए, सभी का अपचयन विभव ऋणात्मक है। अपचयन विभव ऋणात्मक है, इसका मतलब है अपचयन क्रिया नहीं होती, इनको अपचयन हाइड्रोजन से कम पसंद है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इनको अपचयन हाइड्रोजन से कम पसंद है। हाइड्रोजन से कम पसंद है इलेक्ट्रॉन लेना, इसका मतलब इसका द्विधनाविशित आयन ज्यादा स्थायी है। M+2 पानी में ज्यादा स्थायी है H+ की तुलना में। हाइड्रोजन का जो आयन है ना, द्विधना हाइड्रोजन का जो धनाविशित आयन है, उसकी तुलना में इन धातुओं का जो धनाविशित आयन है वो ज्यादा स्थायी है। और ये ज्यादा स्थायी क्यों है, इसको आपने यहां से समझ ही लिया था। वो पूरी स्टेबिलिटी का खेल किससे चलता है? पूरी स्टेबिलिटी का खेल इससे चलता है। इसका मतलब इन सब धातुओं के लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन ऊर्जाओं का मान कम होता है, और इनके लिए जलयोजन ऊर्जा का मान थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहां से उस चीज को क्लियर करेंगे। ये जो पॉइंट है सारे यहीं से क्लियर होने हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इन वैल्यूज में देखिए आप, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं चलते हैं, कुछ एक जगह को छोड़ दीजिए आप। कौन कौन सी जगह को? एक तो Mn को आप छोड़ दीजिए, और एक आप जिंक को छोड़ दीजिए। बाकी में देखिए, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, इनका ऋणात्मक मान कम होता जा रहा है। देखिए कंटिन्यू, धनात्मक मान बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब अपचयन विभव का मान एक श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर कम ऋणात्मक यानी ज्यादा धनात्मक होता जाता है, और जैसे जैसे कम ऋणात्मक या ज्यादा धनात्मक होता जाएगा अपचयन विभव का मान, वैसे वैसे उसके द्विधनाविशित आयन का स्थायित्व घटता जाएगा। समझ, जितना ज्यादा माइनस होगा उसका मतलब उसका द्विधनाविशित आयन उतना ही ज्यादा स्थायी होगा। जितना कम माइनस होगा या प्लस होगा, उसका द्विधनाविशित आयन उतना ही कम स्थायी होगा। और कॉपर के लिए तो प्लस में आ गया, इसका मतलब इसका द्विधनाविशित आयन स्थायी होगा ही नहीं। सीधी सी कहानी क्या निकल करके यहां से आ रही है कि Cu ठोस से Cu गैस बनाइए आप, बना लिया आपने Cu गैस।
Cu गैस बनने के बाद में पहला इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cu+1 बनाइए, Cu+1 बना में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके Cu+2 बनाइए, तो 3 जगह आपका खर्चा हो गया। उसकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा का मान इतना ज्यादा होता है कि वो अब Cu+2 का मान ही निकलेगा, Cu+2 की जलयोजन ऊर्जा से संतुलित नहीं हो पाता। Cu+2 की जलयोजन ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है, केवल जलयोजन में तो ऊर्जा बाहर निकलती है, तो Cu+2 की जलयोजन ऊर्जा इतनी ज्यादा नहीं है कि वो कॉपर की जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा थी और इनकी जो आयनन ऊर्जा थी उनके मानों को प्रतिसंतुलित कर पाता। तो Cu+2 की निम्न जलयोजन ऊर्जा अगर वहां ऑप्शन में दे रखी है तो उसकी टिक लगाएंगे हम, या कह रखा हो कॉपर की उच्च ऊर्ध्वपातन ऊर्जा तो वो भी सही है, या कॉपर की ज्यादा आयनन ऊर्जा तो वो भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही जाने वाला है, सटीक जाने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो तो इसे जरूर आप वहां पर नोट करेंगे, उसको टिक करेंगे। किस पॉइंट को? कि कॉपर की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जाओं के मान इतने उच्च होते हैं कि वो Cu+2 की जलयोजन एंथैल्पी से प्रतिसंतुलित नहीं हो पाते। इसी कारण से कॉपर धनात्मक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव प्रदर्शित करता है। समझ में आएगी नहीं? बाकी के लिए ऋणात्मक है, इसका मतलब जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होती है जो इनके मानों को प्रतिसंतुलित कर देती है। एक सीरीज में बाएं से दाएं चलते हैं तो इनके मान कम ऋणात्मक या उच्च धनात्मक होते जाते हैं। इसका मतलब द्विधनाविशिता इनका स्थायित्व घटता जाता है, इसका मतलब अपचायिक सामर्थ्य घटता जाता है। सबसे अच्छा अपचायिक टाइटेनियम है और सबसे कमजोर अपचायिक यहाँ कॉपर होगा। तो अपचायिक सामर्थ्य का घटता क्रम है ये, कमजोर अपचायिक है इस साइड वाले। अपचायिक सामर्थ्य का मतलब इलेक्ट्रॉन देने की सामर्थ्य, अपचायिक सामर्थ्य का घटता क्रम है। लेकिन 2 जगह हमारे यहां अपवाद भी है। कौन कौन सी जगह? एमेन जहां घटना था बढ़ गया, इसका मतलब एमेन अच्छा अपचायिक हुआ। ऐसे जिंक भी घटने के बजाय बढ़ गया, इसका अपेक्षा से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है एमेन और जिंक सोचे उससे भी अच्छे अपचायक निकले, यानी इनको इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा पसंद है। इनके द्विधनाविशिताएं ज्यादा स्थायी है और इनके द्विधनाविशिताएं ज्यादा स्थायी। इसको आप किससे जोड़ सकते हो? इसको मैंने पहले बताया, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जोड़ सकते हो कि एमएन का ऑप्शन में कहीं भी। वैसे तो एक्चुअल कारण तो आपको पता है, एमएन के लिए अचानक से ज्यादा माइनस क्यों आ गया? क्योंकि शायद एमएन की जलयोजन ऊर्जा तो बहुत ज्यादा थी और एमएन के लिए इनकी जो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जाओं के मान कम थे। इनकी वैल्यूज कम और इसकी बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा माइनस आ रहा है। जिंक के लिए ज्यादा माइनस क्या आया? क्योंकि खर्चा कम है, फायदा ज्यादा है। अगर ये ऑप्शन में है तो पहले हम इसे टिक लगाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे भी इसके साथ जोड़ सकते हो कि जिंक के लिए Zn+2 कंडीशन में D10 कॉन्फ़िगरेशन और Mn के लिए Mn+2 कंडीशन में D5 कॉन्फ़िगरेशन था, तो स्थायी विन्यास भी वो कारण हो सकता है। ठीक है ना? अब मौके के हिसाब से विकल्पों के आधार पर क्या विकल्प में दिया है उसके आधार पर आंसर को ऑप्ट करेंगे, उसके आंसर को चुनेंगे। समझ में आ रही है कहानी? तो एक बात मैंने यहां बता दी, और ये कम क्यों होता जा रहा है उसके कारण आपको समझ में ही गया होगा। डी सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर अपचायिक सामर्थ्य की वैल्यू घटती जा रही है। कॉपर तो अपचायिक है ही नहीं, कॉपर अपचायिक नहीं है। कॉपर में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हाइड्रोजन से भी कम है। कॉपर में इतनी क्षमता नहीं है कि वो H+ को इलेक्ट्रॉन दे दे। समझ में आ रही कहानी? Cu को कहा जाए कि आप HCl से क्रिया कीजिए तो Cu HCl से क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है और जो धनात्मक है, अपचयन विभव धनात्मक है, इसका मतलब वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करेगा। तो कॉपर अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता, अम्ल से कोई क्रिया नहीं करता। कॉपर को इलेक्ट्रॉन त्यागना पसंद ही नहीं, ये हमने देख लिया। अगर कॉपर के पास आप डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेट HCl लाते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। हाँ, ये जरूर है, कॉपर को खुद इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं है। कॉपर इलेक्ट्रॉन निकाले और H+ को दे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये प्रोसेस कभी भी नहीं होगा क्योंकि कॉपर का अपचयन विभव धनात्मक है। लेकिन कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए हम साधारण अम्ल नहीं लाए, उसके पास कोई ऑक्सीकारक अम्ल ले आए। जैसे मैं HNO3 ले आऊं,
HNO3 एक ऑक्सीकारक अम्ल है, या मैं H2SO4 HNO3 तो मैं या तो तनु ले आऊं या सांद्र, दोनों में ही ऑक्सीकारक होता है। तनु HNO3 और सांद्र HNO3 दोनों ऑक्सीकारक है। H2SO4 केवल सांद्र होता है तब ऑक्सीकारक होता है। हम केवल सिंपल एसिड नहीं ला रहे, ऑक्सीकारक एसिड लेके आ रहे हैं। अगर मैं HClO4 ले आऊं, बहुत अच्छा ऑक्सीकारक एसिड है कॉपर के पास। अगर मैं क्रोमिक एसिड ले आऊं, H2CrO4 क्रोमिक एसिड ले आऊं, अगर मैं परमैंगनिक एसिड ले आऊं, तो ये कौन से एसिड हैं? ये सारे के सारे ऑक्सीकारक एसिड हैं। कौन से एसिड है ये सारे के सारे? ये ऑक्सीकरण करने का काम भी करते हैं। ये जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लूट लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो यहां अगर कॉपर को किसी ऑक्सीकारक अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन जरूर निकल करके आएंगे, लेकिन ध्यान रखना वो H को नहीं मिलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन उसके ऋणावेशित भाग को मिलने वाले हैं। तो इस कॉपर के इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे तो नाइट्रेट में N को मिलेंगे, या फिर यहाँ सल्फर को मिलेंगे, या फिर यहाँ क्लोरीन को मिलेंगे, या फिर यहाँ क्रोमियम को मिलेंगे, या फिर यहाँ मैग्नीज को मिलेंगे। तो सीधी सी बात क्या है यहाँ कि जब भी आप ये ऑक्सीकरण, ये जो एसिड होते हैं, ये एसिड इस कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे तो H को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, मतलब H2 गैस कभी भी निष्कासित नहीं होगी। गैस निकलेगी लेकिन कोई और, H2 का निष्कासन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 3D सीरीज के द्विधनाविशित आयन और त्रिधनाविशित आयन में से कौन सा आयन ज्यादा स्थायी है। और इसके लिए कौन सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे हम, E0M+3/M+2। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इसकी हम यहाँ बात करने वाले हैं। देखो इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर इसका मान धनात्मक आता है, इसका धनात्मक आता है, उसका सीधा सा मतलब हमें क्या समझना है, उसका सीधा सा मतलब ये है कि M+3 M+2 में बदलने का इच्छुक है। इसका मतलब M+3 से M+2 उसका ज़्यादा स्थायी है और M+3 कम स्थायी है। और अगर इसका ऋणात्मक मान आता है तो ऋणात्मक का मान का मतलब है कि M+3 M+2 में नहीं बदलेगा तो उसका M+3 ज़्यादा स्थायी है। धनात्मक का मतलब है कि M+2 मोर स्टेबल है, M+2 अधिक स्थायी है। और ऋणात्मक का सीधा सा मतलब क्या समझ जाएगा कि M+3 ज़्यादा स्थायी है। तो ये भी हम तुलना कर भी लेते हैं। अगर इसका ऋणात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक ये बताएगा कि M+3, ये क्रिया नहीं होगी +3 से +2 में बदलने की, तो इसका मतलब है M+3 मोर स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी बता पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी ये संयोगवश जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्लियर करते हैं। देखिए किनका +2 मोर स्टेबल है, तो हमें पता है जिंक का तो +3 होता ही नहीं है, कॉपर का +3 नहीं होता, निकिल का +3 बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो ये तो ऐसी धातुएं हैं जिनके लिए M+3 होता ही नहीं है। क्या नहीं होता इनके लिए? M+3 होता ही नहीं है। अगर आपने ज़बरदस्ती M+3 बना दिया तो वह M+2 में बदल जाएगा। इनका M+2 ही ज़्यादा स्थायी है, इसका मतलब इनके लिए उच्च धनात्मक आएगा, उच्च धनात्मक मान आता है। और इतना ज़्यादा धनात्मक है कि हमें उसे जो है प्राप्त करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इनका +3 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो इनके उच्च धनात्मक मान है जिनकी वैल्यूज़ को जो है ऑब्टेन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे, क्योंकि उनका +3 तो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे ही स्कैंडियम ऐसा है जिसका +2 नहीं होता। क्या नहीं होता इसका? +2, यानी इसका केवल कौन होता है? +3। तो +3 +2 में बदलेगा ही नहीं, तो +3 मोर स्टेबल हो तो ऋणात्मक मान आएगा, तो इसके लिए अत्यधिक ऋणात्मक आता है। तो इनके लिए उच्च ऋणात्मक मान। स्कैंडियम के लिए जो वैल्यू है वो कैसी आ जाती है? स्कैंडियम के लिए वैल्यू उच्च ऋणात्मक आ जाती है। समझ में आ गई कहानी? स्कैंडियम के लिए उच्च ऋणात्मक आ गई। अब बाकी के लिए ये जो बाकी की 6 धातुएं रहेगी, इनके लिए +3 और +2 दोनों ही स्टेबल हो, दोनों ही जो है जलीय विलीन में ज्ञात होते हैं। उनमें मोर स्टेबल कौन सा वो आप देख लीजिए। तो आप देख रहे होंगे मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट, इनके लिए ये मान धनात्मक आ रहा है। और धनात्मक आ रहा है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि इनके लिए M+2 मोर स्टेबल है, इनका M+2 मोर स्टेबल है।
तो देखिए Mn का M+2 क्यों मोर स्टेबल है, क्यों, उसका तो हम कारण भी बता देंगे कि D5 है। बाकी का क्यों मोर स्टेबल है, तो उसके लिए वही हम बताएंगे कि जो जालक ऊर्जा, वो सॉरी आयनन ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा वाला जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रह गई होगी चीजें। समझ में आ रही है कहानी। तो ये जो होते हैं ये M+3 कंडीशन से M+2 में कन्वर्ट होना चाहते हैं, यानी ये M+3 हो तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, तो इनका जो M+3 आयन है, इन तीनों का कौन सा आयन, M+3 आयन, कौन सा M+3 आयन, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M+2 में बदलना चाहता है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो मतलब उनका अपचयन होगा, और अपचयन होगा इसका मतलब वो ऑक्सीकारक होंगे। तो इनके M+3 जो आयन होते हैं वो ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, ऑक्सीकारक प्रकृति के होते हैं। ये आप देख लीजिएगा, Mn+3 एक ऑक्सीकारक है। समझ में आ रही कहानी। आयरन का +3 है वो एक ऑक्सीकारक है, और कोबाल्ट का जो +3 है वो एक ऑक्सीकारक है। अब सबसे अच्छा ऑक्सीकारक होना वो आप देख लीजिए, जितना ज्यादा प्लस आएगा उतना ही अच्छा ऑक्सीकारक होगा। तो कोबाल्ट +3 सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, फिर Mn+3 और सबसे कमजोर Fe+3 है। तो ऑक्सीकारक सामर्थ्य का क्रम भी आप देख लीजिए, सबसे तगड़ा ऑक्सीकारक कोबाल्ट +3 है, उससे कमजोर Mn+3 है, और सबसे कमजोर जो ऑक्सीकारक है वो कौन है, सबसे कमजोर ऑक्सीकारक Fe+3 है। अब बाकी की तीन धातु देखिए, टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम। टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम, इनके लिए ये मान आ रहा है ऋणात्मक है, और ऋणात्मक का सीधा सा मतलब क्या है कि M+3 मोर स्टेबल है। M+3 मोर स्टेबल है, तो अगर इनका M+2 हुआ, इनका कौन सा आयन हुआ, अगर इनका M+2 आयन हुआ तो वो M+2 तो किस में बदलना चाहिएगा, M+2 ऐसा ही है इनका +3 मोर स्टेबल हो गया। नेगेटिव है तो कौन स्टेबल हुआ, +3। तो इसका मतलब है इनके M+2 M+3 में बदलना चाहेंगे। M+2 को M+3 में बदलने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब इनका ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो ये अपचयक हो जाएंगे। तो इनके M+2 अच्छे अपचयक हैं, M+2 अपचयक प्रकृति के होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा आप। ओके, इनके M+2 अपचयक प्रकृति के होते हैं, जबकि इनके M+2 स्टेबल है, इनके M+3 ऑक्सीकारक होते हैं, इनके M+3 कुछ भी नहीं होते, ये आपने देख लिया। अब अपचयक भी सबसे अच्छा अपचयक कौन होगा, क्रोमियम का +2, उसके बाद में टाइटेनियम का +2, और उसके बाद में कौन आएगा, वेनेडियम का +2। तो ये भी आप एक सीक्वेंस में चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीकारक होगा और कौन सा अपचयक होगा। टाइटेनियम, वेनेडियम और क्रोमियम Ti+2 ये अपचयक होगा। टाइटेनियम ले लो आप, वेनेडियम का ले लो या क्रोमियम का ले लो, ये बहुत अच्छे अपचयक होंगे, मतलब खुद क्या होंगे, ऑक्सीकृत होंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन निकाल करके इनके लिए विभव ऋणात्मक आ रहा है, और जिनके लिए विभव ऋणात्मक होता है वो हाइड्रोजन मुक्त कर सकते हैं अम्लों से। तो अगर इनको आप कोई भी एसिड दे दो, HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ, HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ, HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाओ, ये अपना इलेक्ट्रॉन H को दे देगा, ये अपना H को दे देगा, ये अपना H को दे देगा, और H2 गैस यहाँ से मुक्त हो जाएगी। समझ में आ गई ये कहानी। तो ये E0 M+3 ऑब्लिक M+2 के मानों से, और यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज है उसमें से पूछा जाता है, और M+3 M+2 के घटते मान बढ़ते मान ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो अगर आप घटते क्रम में बातें करेंगे तो सबसे ज़्यादा मान कोबाल्ट का, उसके बाद मैग्नीज का, फिर आयरन का, ठीक है, फिर आयरन के बाद में अगला वेनेडियम का, फिर टाइटेनियम का, और सबसे कम जो मान आता है वो किसके लिए आता है, क्रोमियम के लिए आता है। तो ये हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिएक्टिविटी की बातें कर ली। अब इससे रिलेटेड एक दो सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कारण दीजिए क्यों कॉपर फर्स्ट का श्वेत लवण, कॉपर जब फर्स्ट होता है तो D10 होता है, और D10 में D पूरा भरा हुआ है तो उसमें श्वेत रंग ही आना है, वो कलरलेस होगा या व्हाइट कलर का होगा, तो श्वेत लवण होते हैं। इनको जब पानी में घोल दिया जाता है तो ये श्वेत रंग के नहीं रहते, पानी नीले रंग का हो जाता है, और उसमें भूरे रंग के कण तैरना चालू कर देते हैं। क्या कारण समझाइए। तो ये भी हमने देख लिया। अगर आपने पानी में Cu+1 को डाल दिया तो ये जो Cu+1 थे जो उस ठोस में बैठे थे उस लवण में, ये Cu+1 तुरंत पानी में जाकर क्या बनाएंगे, Cu+2 बनाएंगे। क्यों बनाएंगे Cu+2, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो भी आयनन ऊर्जा लगेगी, इस आयनन ऊर्जा की क्षतिपूर्ति कौन कर देगा, इसकी क्षतिपूर्ति कर देगा कौन, जल। तो जलीय विलयन में Cu+2
किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu प्लस 1 Cu प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो Cu प्लस 2 था ये जल योजन करवाएगा और जल योजन करवाएगा तो ये Cu प्लस 1 बन जाएगा Cu प्लस 2। ये बात आप समझ लीजिए। अब रिएक्शन कैसी होगी समझिए आप। आयनन ऊर्जा से ज्यादा है जल योजन ऊर्जा, इसलिए Cu प्लस 1 Cu प्लस 2 बदल जाता है। अब देखिए पानी में Cu प्लस 1 बैठा था, अब इसको किस में बदलना है, Cu प्लस 2 में। अब Cu प्लस 1 अगर Cu प्लस 2 में बदलना चाहता है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर देना पड़ेगा। पानी में किसको दे, जल तो लेने से मना कर देगा, जल को चाहिए नहीं। तो ये क्या करेगा, ये Cu प्लस 1 दूसरे Cu प्लस 1 को अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अरे पानी में Cu प्लस 1 के आयन तैर रहे थे बहुत सारे, अब Cu प्लस 1 को बनना है Cu प्लस 2, तो Cu प्लस 1 Cu प्लस 2 बनेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन त्याग करके ही तो बनेगा। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन निकाल कर दे किसको, तो पानी खुद तो लेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, एक Cu प्लस 1 अपनी इलेक्ट्रॉन दूसरी Cu प्लस 1 को दे देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगी तो एक Cu प्लस 1 तो Cu प्लस 2 बन जाएगा और दूसरा Cu प्लस 1 Cu बन जाएगा। रेडॉक्स रिएक्शन होगी और ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें एक का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे को मिल जाएगा। जिस प्रजाति का ऑक्सीकरण हो रहा है वैसी प्रजाति का अपचयन भी हो रहा है, यानी ऐसी अभिक्रिया हो जाएगी असमानुपातन। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, असमानुपातन रिएक्शन हो जाएगी। इससे जो श्वेत रंग के Cu प्लस आयन थे वो Cu प्लस 2 में बदल जाएगी और Cu प्लस 2 नीले रंग का होता है तो पानी नीले रंग का हो जाएगा और उसमें कॉपर के कण, भूरे रंग के कॉपर के कण उसके अंदर तैरते रहेंगे। तो ये कारण आपके समझ में आ गया। Cu प्लस 1 असमानुपातित होकर Cu प्लस 2 और Cu का निर्माण कर लेता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर ऐसा आता है उसका आंसर हम दे देंगे। ऐसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है Fe प्लस 2 और Cu प्लस 2 में प्रबल अपचायक कौन है। अपचायक वो होते हैं जिनका ऑक्सीकरण हो, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन निकले, समझ में आई कहानी। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Fe प्लस 2 क्या बना लेगा, Fe प्लस 3, Cr प्लस 2 क्या बना लेगा, Cr प्लस 3 बना लेगा क्या। तो अब इनके प्लस 2 प्लस 3 वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक कर लीजिए। अगर आयरन के लिए आप देखोगे तो आयरन के लिए आएगा Fe प्लस 3 ऑब्लिक Fe प्लस 2, इसका मान अभी अभी हमने देखा प्लस 0.77 वोल्ट होता है। और क्रोमियम के लिए आप देखोगे तो E0 Cr प्लस 3 ऑब्लिक Cr प्लस 2 की वैल्यू होती है माइनस 0.41 वोल्ट। अब आप बताइए 41 वोल्ट आ रहा है इसका। तो इसमें क्या हो रहा है, जिसके लिए नेगेटिव आ रहा होता है उसके लिए बताया हुआ आपको नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उसका Cr प्लस 3 स्टेबल है और जिसके लिए पॉजिटिव आ रहा है उसका प्लस 2 स्टेबल है। तो अब ये प्लस 2 प्लस 3 में नहीं जाना चाहिएगा क्योंकि प्लस 2 स्टेबल है, इसका प्लस 2 प्लस 3 में जाना चाहिएगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। इसका मतलब Cr प्लस 2 से प्लस 3 में जरूर जाएगा तो इसका ऑक्सीकरण आसानी से होगा। तो हम आंसर दे देंगे कि E0 Cr प्लस 3 ऑब्लिक Cr प्लस 2 ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो ये एक अच्छा अपचायक नहीं है, ये एक अच्छा अपचायक हो जाएगा। कौन, Cr प्लस 2 एक अच्छा अपचायक है। तो इस प्रकार की कोई भी चीजें हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो, उनके सॉल्यूशंस हम यहाँ से दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है प्लस 2 m प्लस 2 का और m प्लस 3 m प्लस 2 का जो था उस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को रिएक्टिविटी के साथ कोरिलेट करके समझा है। उम्मीद करता हूँ बहुत ही लाभकारी आपके लिए ये लेक्चर रहा हो। Thanks a lot for watching this video.